शीर्षक जादुई तोते का रहस्य। एक छोटे से गांव में जहां पेड़ों की छांव और नदियों की शीतलता लोगों का जीवन बनाती थी, वहीं रहने वाला एक लड़का रोहन माऊ अपनी जिज्ञासा और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। रोहन अक्सर जंगल में घूमने जाता और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता। एक दिन वह जंगल के एक अनजान कोने में पहुंचा। वहां उसे एक सुनहरा पिंजरा मिला जिसमें बैठा था एक सुंदर तोता। तोते के पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। रोहन ने पास जाकर देखा तो तोते ने अचानक से कहा, मुझे इस पिंजरे से मुक्त करो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान कर दूंगा। रोहन ने तोते से पूछा, क्या तुम सच में जादुई हो? तोता मुस्कुराया और कहा, मैं सत्य कह रहा हूं, पर मेरी आजादी के बदले तुम्हें अपनी ईमानदारी और साहस साबित करना होगा। रोहन ने बिना सोचे समझे पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता आजाद होकर पेड़ की डाल पर जा बैठा और बोला, तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के आजाद किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, मुझे पुकारना। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा। रोहन ने तोते को याद किया और जंगल में जाकर पुकारा, ओ जादुई तोते, मुझे और मेरे गांव की मदद करो। तोता तुरंत प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूं, इसे गांव के बीच में बो और विश्वास रखो। रोहन ने वैसा ही किया। कुछ ही घंटों में वहां एक विशाल वृक्ष उग आया जिसमें अनगिनत फल लगे हुए थे। ये फल न केवल भूख मिटाते थे, बल्कि खाने वाले को स्वस्थ और खुशहाल भी बनाते थे। गांव वाले खुश हो गए और रोहन की तारीफ करने लगे, लेकिन रोहन ने सबका श्रेय जादुई तोते को दिया। तोता यह देखकर मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी और परोपकार ही सच्चा जादू है, इन्हें हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाना। इसके बाद रोहन और गांव के लोग हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखने लगे। शिक्षा, निस्वार्थता, ईमानदारी और परोपकार से ही जीवन में सच्ची खुशहाली आती है। बहुत समय पहले एक अद्भुत राज्य था जिसे सोने का राज्य कहा जाता था। इस राज्य के राजा महाराज अर्जुन और रानी महारानी वैदेही अपनी प्रजा के प्रति असीम स्नेह और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा रहस्य था पीला वृक्ष। राजमहल के ठीक पीछे एक विशाल पीला वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष की पत्तियां, फल और यहाँ तक कि उसकी छाल भी सुनहरे पीले रंग की थी। यह वृक्ष न केवल अद्वितीय था, बल्कि इसके पास अद्भुत शक्तियां भी थीं। कहा जाता था कि इस वृक्ष की छाया में बैठने वाले को आंतरिक शांति और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती थी। राजा अर्जुन और रानी वैदेही इस वृक्ष का बहुत आदर करते थे और उसे देवताओं का वरदान मानते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने इस वृक्ष के बारे में सुना और उसकी शक्तियों को अपने राज्य में लाने की ठानी। उसने महाराज अर्जुन के पास संदेश भेजा और वृक्ष की मांग की। अर्जुन ने विनम्रता से यह अनुरोध ठुकरा दिया। क्रोधित होकर पड़ोसी राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। महाराज अर्जुन चिंतित हो उठे, लेकिन रानी वैदेही ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। उन्होंने पीले वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की। तभी वृक्ष से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक दिव्य आवाज ने कहा, राजा और रानी, इस वृक्ष को छोड़कर जाना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन यदि आप सच्चे दिल से इसका सम्मान करेंगे तो यह वृक्ष आपके राज्य की रक्षा करेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही शत्रु सेना ने राज्य की सीमा में प्रवेश किया, पीले वृक्ष से अनगिनत सोने की पत्तियां बरसने लगीं। उन पत्तियों ने शत्रुओं को अंधा कर दिया और वे अपने ही सैनिकों पर वार करने लगे। शत्रु सेना ने जल्द ही हार मान ली और पड़ोसी राजा ने अपनी गलती स्वीकार की। महाराज अर्जुन ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सच्चाई का मार्ग अपनाने की सलाह दी। पीला वृक्ष अब और भी पूजनीय हो गया था।
उसकी शक्तियां केवल उन लोगों के लिए थीं जो सच्चे दिल से उसकी पूजा करते थे। राजा अर्जुन और रानी वैदेही ने अपने राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा और पीला वृक्ष उनके राज्य की रक्षा करता रहा। राज्य में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही और लोग पीले वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी चिंताओं को भूल जाते थे। इस प्रकार सोने के राज्य की यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। कहानी का शीर्षक अंकित और तितली का अद्भुत सफर। गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। अंकित अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे और रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। अचानक उसकी नजर एक सुंदर तितली पर पड़ी जो नीले और पीले रंग की थी और बहुत ही प्यारी दिख रही थी। अंकित ने तितली को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तितली तुरंत उड़ गई। अंकित थोड़ा निराश हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, इस बार मैं इसे धीरे धीरे पकड़ूंगा। अंकित धीरे धीरे तितली के पास गया और इस बार तितली ने भी भागने की कोशिश नहीं की। तितली ने जैसे उसे देखकर मुस्कुरा दिया और एक फूल पर बैठ गई। अंकित ने ध्यान से देखा कि तितली के पंख कितने नाजुक और सुंदर हैं। तभी तितली ने बोलना शुरू किया, अरे अंकित, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? अंकित चौंक गया। तुम बोल सकती हो? हाँ, तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अगर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो मेरे पंख टूट सकते हैं। अंकित को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो तितली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दर्द हो सकता है। तितली ने समझाते हुए कहा, हर किसी का जीवन उसके अपने तरीके से सुंदर होता है। अगर तुम मुझे प्यार से देखोगे तो मैं तुम्हें अपनी उड़ान के सुंदर रंग दिखाऊंगी, पर पकड़ने की कोशिश करोगे तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अंकित ने सिर हिलाते हुए कहा, अब समझ गया हूं, हर जीव को उसकी स्वतंत्रता के साथ जीने देना चाहिए। तितली ने खुश होकर अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। वह रंग बिरंगी रेखाएं छोड़ते हुए उड़ रही थी, जैसे कि उसने अंकित को अपनी सुंदरता का तोहफा दिया हो। अंकित ने उस दिन एक नई सीख सीखी। प्रकृति को उसके अपने रूप में आदर देना ही सच्चा प्रेम है। अगली बार जब भी अंकित किसी तितली को देखता, वह उसे दूर से ही देखता और मन में मुस्कुराते हुए कहता, उड़ो प्यारी तितली, तुम स्वतंत्र हो। सीख, हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता के साथ जीने देना चाहिए। इच्छाधारी नागिन की अमर प्रेम कथा। गांव के बाहरी इलाके में, जहां घने जंगल का साम्राज्य था, वहीं रहती थी एक रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन, छवि। उसकी आंखें जैसे काली रात के आसमान में चमकते सितारे हों और उसकी चाल में एक अजीब सी कशिश थी। कहते हैं कि छवि कई सालों से अपने खोए प्रेमी की तलाश में थी और उसकी यह अमर प्रेम कथा गांव में एक किंवदंती बन चुकी थी। कई वर्षों पहले इसी गांव में रहने वाला एक वीर योद्धा राजेश जंगल में शिकार के लिए आया था। उसकी काबिलियत और साहस ने छवि का दिल जीत लिया। छवि ने पहली बार अपने नागिन रूप को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राजेश से मिली। दोनों के बीच ऐसी प्रेम कहानी पनपी कि वे एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु किस्मत को यह प्रेम मंजूर न था। एक दिन जंगल के एक साधु ने छवि और राजेश को साथ देखा। साधु को इस प्रेम में अनहोनी का संकेत महसूस हुआ। उन्होंने राजेश को चेतावनी दी, तुम्हें नहीं पता, ये स्त्री नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। एक दिन ये तुम्हें भस्म कर देगी। राजेश ने साधु की बात पर यकीन कर लिया और डर के मारे छवि से दूरी बना ली। यह दूरी छवि के दिल को चीर गई, पर उसने अपने प्रेम को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। एक दिन जब राजेश ने आखिरी बार उसे मिलने बुलाया, छवि ने उससे कहा, अगर मेरे प्रेम में सच्चाई नहीं है तो मैं इस धरती पर क्यों जीवित रहूं? मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में, चाहे सदियां बीत जाएं। वक्त बीता।
राजेश का परिवार शहर चला गया। कई पीढ़ियां बीत गईं, परंतु छवि ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो छवि जंगल में एक काले नागिन के रूप में दिखाई देती है और अपने खोए हुए प्रेमी का नाम पुकारती है। कई लोग इस कहानी को सुनकर रोमांचित होते और उसे देखने की कोशिश करते, लेकिन जंगल के उस पुराने पेड़ के पास जाते ही उनकी आंखों में अजीब सा खौफ भर जाता। कई बार ग्रामीणों ने उस पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनी, जैसे किसी स्त्री का दर्द भरा रोना। इस भूतिया स्थान को अब गांव के लोग इच्छाधारी नागिन का स्थान कहते हैं। एक दिन शहर से आए कृष्णा नामक युवक ने इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया। वह पुरानी कहानियों को सुनने और उन्हें समझने का शौकीन था। कृष्णा ने गांव वालों से छवि की कहानी सुनी और फिर निडरता से उस पुराने पेड़ की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, छवि, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मुझसे संवाद करो। वो शब्द हवा में गूंज गए और अचानक एक सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद पेड़ के पास एक सुंदर स्त्री का धुंधला सा आकार प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अनंत दर्द और विरह था। उसने कृष्णा की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? कृष्णा उसकी करुणा से प्रभावित हुआ और पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? तुम्हें मुक्ति मिले। उस पल छवि का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसकी आत्मा ने धन्यवाद किया और वह धुएं में विलीन हो गई। गांव वालों का मानना है कि उस दिन के बाद से छवि की आत्मा को शांति मिल गई। उस पुराने पेड़ के पास अब किसी ने कभी किसी स्त्री की रोने की आवाज नहीं सुनी, परंतु आज भी लोग वहां जाकर अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सच्चे प्रेम की ताकत किसी को भी मुक्त कर सकती है। कहानी का शीर्षक, जादुई कुर्सी की सीख। एक छोटे से गांव में 5 सहेलियां छवि, नाज, फातिमा, पायल और संजना रहती थीं। पांचों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी मुश्किल हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थीं। इनका गांव बेहद साधारण था, जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे, लेकिन इन लड़कियों के मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। एक दिन वे जंगल में खेलने के लिए गईं। खेलते खेलते अचानक उनकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर सुनसान था और लगता था जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं गया हो। पांचों सहेलियों ने उत्सुकतावश मंदिर में कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत था। पुराने पत्थरों से बना एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक अनोखी कुर्सी मंड रखी थी। कुर्सी दिखने में साधारण नहीं थी। उसके चारों ओर हल्की सी चमक फैल रही थी, मानो वह किसी जादुई ताकत से भरी हो। छवि ने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए कहा, यह कुर्सी कुछ खास लगती है, चलो इसे थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। नाज, जो हमेशा से बहादुर थी, बोली, क्या पता यह किसी जादुई ताकत से भरी हो, पर हमें सतर्क रहना चाहिए। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुर्सी को छूने में क्या नुकसान हो सकता है। पायल और संजन भी उसकी बात से सहमत होते हुए पास आईं। पांचों ने कुर्सी के चारों ओर घेरा बनाया और उसमें से किसी एक को बैठने के लिए कहा। सबसे पहले छवि बैठी। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुर्सी ने जैसे ही उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर अचानक एक अनोखी शक्ति आ गई है। छवि ने उत्साहित होकर कहा, इस कुर्सी में सच में कोई जादू है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर बाकी की लड़कियों का मन भी ललचाया और वे भी बारी बारी से कुर्सी पर बैठने लगीं। हर बार जैसे ही कोई लड़की कुर्सी पर बैठती, उसे कुछ विशेष महसूस होता, मानो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गई हो। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी।
जैसे ही लड़कियां कुर्सी से उठती, उनके बीच प्रतिस्पर्धा और अहंकार पनपने लगा। नाज बोली, मुझे लगता है कि इस कुर्सी ने मुझे सबसे ज्यादा ताकत दी है। मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। फातिमा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह सच नहीं है। तुमने देखा होगा कि मैं कुर्सी पर बैठते ही कितनी आत्मविश्वासी हो गई थी। धीरे धीरे पांचों सहेलियों के बीच बहस छिड़ गई। पायल ने कहा, कुर्सी की ताकत को लेकर हम सबको नहीं लड़ना चाहिए, यह हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लग गया। आखिरकार संजन ने गुस्से में कहा, अगर तुम सबको लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो मुझे इस दोस्ती में रहना ही नहीं है। यह सुनकर बाकी लड़कियां भी गुस्से में चली गईं और सब अपनी राह अलग अलग पकड़ लीं। कुछ दिनों तक पांचों सहेलियों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। फिर एक दिन पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, यह कुर्सी हमें सच्ची ताकत नहीं दे रही थी, बल्कि यह हमारे अहंकार को बढ़ा रही थी। असली ताकत तो हमारी दोस्ती में थी। उसने बाकी सहेलियों को इकट्ठा किया और कहा, हमने जो किया वह गलत था। हमें इस कुर्सी के जादू ने नहीं, बल्कि हमारे अहंकार ने अलग किया। अगर हमें सच में ताकत चाहिए तो वह हमारी दोस्ती और एकता में है। सबने पायल की बात मानी और मंदिर में जाकर उस जादुई कुर्सी को हमेशा के लिए वहीं छोड़ने का निर्णय लिया। पांचों ने मिलकर अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया और कभी भी किसी चीज को अपनी एकता के आड़े नहीं आने दिया। इस तरह पांचों सहेलियों को यह सीख मिली कि असली ताकत किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि आपसी समझ और एकता में होती है। सीख: बाहरी ताकतें हमें केवल भटका सकती हैं, लेकिन असली शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है।